Hi everyone, good morning students. In today's class, we will start from a new chapter from Business Economics, chapter number 2, Unit 1, Theory of Demand and Elasticity of Demand. नाम तो पहले सुना ही होगा बच्चों. बचपन में क्लास 11 12th में आप लोग पढ़ते थे थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड. बस यूं पढ़ा और हो गया. बहुत आसान चैप्टर है सर. बच्चा अभी सीए फाउंडेशन लेवल में कुछ तो चेंज होगा. उन्होंने डिमांड चैप्टर दिया आपको, इलास्टिसिटी डिमांड भी दिया. माना आपका बेसिक बहुत क्लियर है, अच्छे से आता है आप लोगों को. लेकिन आप लोगों ने क्लास 11 12th में जब भी ये चैप्टर पढ़ा, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए बहुत सारे. अभी डिमांड चैप्टर में से 100-200 एमसीक्यू आने वाले हैं. इन सभी एमसीक्यू में कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि आपको कहीं ना कहीं अटकाया जाएगा. तो कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है ना बच्चों इस चैप्टर में, सीए फाउंडेशन में, डिमांड में भी. सर डिमांड भी कंफ्यूजन. बच्चे आप जब एमसीक्यू करोगे ना एमसीक्यूज को, तो आप देखना कि आपको लगेगा कि मेरे को 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं एबीसीडी, कौन सा मार्क करूं. एबीसीडी सारे सेम लग रहे हैं मुझे. तो आपको अभी क्या करना है, डिमांड चैप्टर को इस तरह समझना है कि मैंने क्लास 12th में किया ही नहीं है, मैं स्टार्टिंग से फिर से शुरू करने जा रहा हूं. अगर ऐसा आप करेंगे ना तो आपको कहीं भी किसी एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी. अगर आ भी जाएगी तो बहुत कम आएगी. तो आपको क्या करना है, जितने भी कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हैं फिर से पढ़ेंगे आप लोग, और उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक भी अब एडअप हो गए हैं, क्योंकि डिमांड में सिर्फ उतना नहीं जितना पहले पढ़ा आपने, ज्यादा हो गया. ऑब्वियस बढ़ेगा आपका सिलेबस. तो अब हम शुरू करने जाते हैं डिमांड. तो डिमांड चैप्टर में टॉपिक तो भी वही है कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे. डिटर्मिनेंट्स क्या है डिमांड के. तो उन सब में आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा. मैं आपको पढ़ाऊंगा आज में, कैसे पढ़ाऊंगा कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल में दूंगा. डीप में जाएंगे तभी तो एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे. अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं इसको जैसे पहले पढ़ा तो बात क्या है. तो हमें कंसेप्ट के बिल्कुल डीप में घुस जाना है. आपको जहां भी कोई टॉपिक लग रहा है, कोई पॉइंट लग रहा है कि यहां मेरे को इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, तो आप डाउट सेशन में आप मुझसे पूछेंगे. ठीक है, बिना लॉजिक के कोई टॉपिक नहीं करना. पहली बात, आपको कोई भी डाउट में आने दूंगा नहीं. मेरा पूरा यही रहेगा कि मैं आपको डाउट नहीं आने दूं. चलो, अब डिमांड चैप्टर में सबसे पहले क्या बच्चों, आपको यहां बोला है कि डिमांड क्या है. हम क्लास 12th में या क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ते थे कि व्हाट इज डिमांड. तो आप क्या बोलते थे बच्चा, आप बोलते थे डिमांड रेफर्स टू, क्या बोलते थे बच्चों, डिमांड रेफर्स टू the quantity of a commodity, the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy. बहुत ध्यान से, willing to buy and able to buy, willing to buy and able to buy at a given price and at a given period of time. बच्चा यहां पे ना 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी 4 बातें सर? यहां 4 बातों का मतलब 4 ही बात है, 4 से ज्यादा बात नहीं है. एक तो आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी. पहली चीज मैं मार्क करता हूं यहां पर, आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी, ये पहली बात है. दूसरा गिवन प्राइस, दूसरी बात है. तीसरा कितनी क्वांटिटी, और चौथा टाइम. ये 4 बातें बच्चों. पहली बात विलिंग और एबल में एक ही मान के चलता हूं. दूसरी चीज गिवन प्राइस, तीसरी चीज कितनी क्वांटिटी, और चौथी चीज टाइम पीरियड. बच्चों इस डेफिनेशन में इन चारों का इंपॉर्टेंट रोल है. अब देखो, पहले आप पढ़ते थे डिमांड डेफिनेशन, हो गया, समझ में आ गई सर. अभी मैं इन 4 बातों को डीप में जाके कंसेप्ट को समझाने वाला हूं. क्या बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 रुपीज होते हैं बच्चा, 500 रुपए आपके पास आपकी पॉकेट में है. यू वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस फॉर यू, आप अपने लिए एक ड्रेस परचेज करना चाहते हो. ठीक है, और वो ड्रेस आपको कॉस्ट करती है 700 रुपीज, 700 रुपए. आपके पास कितने पैसे बच्चे, आपके पास 500 रुपए. कॉमोडिटीज ड्रेस जिसका प्राइस मार्केट में 700 रुपए है.
एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि आज आपके पास 500 रुपए हैं, आप मार्केट में जाते हो, पूछते हो भैया ये ड्रेस कितने का है, बोलते हैं 700 रुपए का है। आप सोचते हो यार कि मैं विलिंग टू बाय हूं, मैं खरीदना चाहता हूं। आप विलिंग टू बाय हो सर, ओके, पहली बात क्लियर है, आप विलिंग टू बाय हो, बट सिर्फ विलिंग होना ही डिमांड नहीं है। मेरी बात समझ रहे बच्चों, सिर्फ विलिंग होना ही डिमांड नहीं है, आपके पास विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। पता है, इन जर्नल नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम डिमांड का मतलब कई सारे निकाल लेते हैं। डिमांड मींस मेरा वांट डिमांड है, डिजायर मेरा डिमांड है, नीड मेरी डिमांड है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब बदल जाता है बच्चों। इकोनॉमिक्स में डिमांड मतलब ये नहीं कि जो आपको चाहिए वो आपकी डिमांड है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब बदल रहा है। वो क्या मतलब है आप देखो। सबसे पहली चीज, आपने देखा कि यू आर विलिंग टू बाय, बट आपके पास सिर्फ 500 रुपए है लिमिटेड, और ड्रेस की कॉस्ट 700 रुपए है। यू आर विलिंग टू बाय बट यू आर नॉट एबल टू बाय। बोलो बच्चे, आप एबल हो खरीदने के लिए? आपके पास 500 रुपए है, 700 की चीज, आप एबल हो खरीदने के लिए? आप बोलोगे नहीं सर, हम एबल नहीं है। बच्चा, आप विलिंग तो हो लेकिन एबल नहीं हो। आप विलिंग हो बट एबल नहीं हो। आपको पता कैसे चला कि आप विलिंग हो बट एबल नहीं हो? विलिंग चलो पता है मेरे को खरीदना है, मैं विलिंग हूं। आपको पता कैसे चला कि आप एबल नहीं हो? क्योंकि आपने कॉमोडिटी का प्राइस पूछा, सर ये कॉमोडिटी कितने रुपए की है। आपको सेलर ने बोला ये कॉमोडिटी 700 रुपए की है, 700। तब आपको पता चला कि मैं एबल नहीं हूं। इसका मतलब डिमांड के अंदर प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यस और नो बच्चा बोलो। तो डिमांड के अंदर प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना प्राइस जाने आप नहीं सोच सकते, आपको नहीं पता लगेगा कि यू आर एबल टू बाय और नॉट। कोई भी कंज्यूमर को पता नहीं चलेगा कि वो खरीद सकता है या नहीं। इसका मतलब प्राइस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सर। तो डिमांड की डेफिनेशन में 4 चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा, विलिंग, एबल, दूसरा प्राइस, तीसरा कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर खरीदना चाहता है। आपको ड्रेस 2 खरीदनी थी तो आपको 1400 रुपए चाहिए होते, आपके पास 500 रुपए थे। आप 1 यूनिट ही डिमांड कर सकते थे या 1 भी नहीं कर सकते थे। आप बोलोगे 1 भी नहीं कर सकता सर, क्योंकि 700 रुपए की ड्रेस है, 500 रुपए मेरे पास है। आई एम विलिंग बट आई एम नॉट एबल। ओके, अगर आज कॉमोडिटी का प्राइस 700 रुपए है, आपके पास 500 रुपए हैं, आप कल वापस आते हो, आप 2 दिन बाद वापस आते हो कि मेरे को 200 रुपए और चाहिए, मैं 700 की ड्रेस लेकर आऊंगा। आप फिर से मार्केट में राउंड लगाते हो, जाते हो, मेरे को 700 रुपए आ गए मेरे पास, मेरे को वो ड्रेस दे दो। प्रोड्यूसर बोलता है, सेलर बोलता है, मेरे पास वो ड्रेस है, आज भी है, लेकिन आज वो 800 रुपए की है, आपके पास 700 रुपए है। अरे कल तो वो 700 रुपए का था, आज 800 का कैसे हो गया? प्राइस बढ़ सकता है बॉस, मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस बढ़ता भी है, कम भी होता है। अभी प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के बाद मतलब कि टाइम पीरियड चेंज हो गया। आज टाइम कुछ और था, कल टाइम कुछ और है, आगे का टाइम कुछ और होगा। तो टाइम के साथ साथ भी डिमांड इफेक्ट होती है। आप मार्केट में जाते बोलते 800 रुपए का है, अब आपको 200 लेके आप आ गए, आप अब भी एबल नहीं हो क्योंकि टाइम पीरियड बदल गया। डिपेंड करता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप कितना डिमांड कर सकते हो और कल प्राइस कितना हो गया। इसका मतलब कि टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड में। मतलब कि टाइम पीरियड अगर चेंज हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट होगी। तो प्राइस, विलिंगनेस, एबिलिटी और टाइम पीरियड, ये सब चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिमांड में। तो डिमांड की डेफिनेशन अब तक तो बहुत सिंपल थी, आज हमें बहुत सारे कंसेप्ट पता चल गए कि प्राइस का क्या रोल है डिमांड में, ओके, विलिंगनेस का क्या रोल है डिमांड में, एबिलिटी क्या है और कितना टाइम पीरियड अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरी डिमांड कितनी अफेक्ट हो सकती है। ओके सॉरी। तो डिमांड को हम कैसे डिफाइन करते हैं बोलो बच्चे? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो नोट्स पे आते हैं बच्चे, नोट्स पे आते हैं। नोट्स में लिखा है मीनिंग ऑफ डिमांड, यहां से शुरू करते हैं बच्चा। मीनिंग ऑफ डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड
क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ कंज्यूमर या ऑल कंज्यूमर जो भी हैं आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद एक डेफिनेशन और दिखाता हूं आपको मैं, एक डेफिनेशन और। द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू प्राइस। प्राइस नहीं पता तो आप नहीं जज कर पाएगा कि आप एबल हो या नहीं हो। तो डिमांड क्या है? सिर्फ विलिंगनेस डिमांड है? नहीं, सिर्फ एबिलिटी डिमांड है। मान लो आप 10 करोड़ रुपए आप सब कुछ खरीद सकते हो, बट आप खरीदना चाहते ही नहीं, वो भी डिमांड नहीं है बॉस। डिमांड तब बनेगा जब आप एबल भी हो, साथ साथ विलिंग भी हो। ओके, उसके बाद टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सबसे पहली चीज क्या बच्चों? कितनी क्वांटिटी। दूसरी चीज विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तीसरी चीज प्राइस। चौथी चीज बोलो बच्चा क्या? टाइम पीरियड। पहला क्वांटिटी, दूसरा विलिंग एबिलिटी, तीसरा प्राइस, चौथा टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपको 4 चीज ध्यान रखनी है, एबिलिटी, विलिंगनेस, प्राइस और टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद यहां लिखा है कि डेफिनेशन जो है डिमांड की हाईलाइट करती है क्या चीज? हाईलाइट करती है क्या चीज? 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एमसीक्यू बना, एमसीक्यू बन गया बच्चे, एमसीक्यू यहीं से बनना शुरू हो गया। तो सबसे पहले 4 एलिमेंट की बात करते हैं, बोलो बच्चा क्या? सबसे पहला क्वांटिटी, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी इसमें आप लिख सकते हैं बच्चा, इसमें एबिलिटी आप डाल सकते हैं, एबिलिटी। ओके, उसके बाद एबिलिटी के बाद आप क्या लिखोगे? एबिलिटी के बाद आप लिखोगे तीसरा प्राइस। क्या बोलो बच्चा? प्राइस। उसके बाद चौथा आप लिखोगे पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 4 चीज, 4 एलिमेंट जो है डिमांड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। इनसे ही पता चलेगा आप डिमांड करने के एबल हो, विलिंग हो या नहीं हो। चलो, इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं डिमांड के बारे में, जो आपने पहले कभी नहीं जाना। वो क्या है? सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। जर्नली, इन जर्नल मतलब कि रूटीन बेसिक लाइफ में हम क्या देखते हैं? जर्नली डिजायर, वांट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। आप घर में बोल देते हो मेरा ये वांट है तो मेरी ये डिमांड है, ये मेरा डिजायर है भी मेरी डिमांड है। बट इकोनॉमिक्स में इन सब का मीनिंग बच्चों सेम नहीं होता, इनका मीनिंग बदल जाता है, इनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब इनका मीनिंग अलग कैसे हो जाता है जानेंगे। डिजायर क्या है, डिजायर क्या है, वांट क्या है, और एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है। चलो बात करते हैं आगे। बहुत सिंपल बच्चों, चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। डिजायर मींस अ मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। डिजायर क्या है? कि आपका ड्रीम है, आप चाहते हो मुझे खरीदना है, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा है, वो डिजायर है। ओके, उसके बाद एग्जांपल देते हैं आपको। डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार विद जस्ट ₹200 इन हिज पॉकेट। एक पुअर कंज्यूमर है, एक पुअर पीपल है, वो चाहता है मेरे को कार खरीदने का है, मुझे कार खरीदने का है, जो कार 5 लाख रुपए का है, मेरे पास जेब में 200 रुपए। ये आपका सिर्फ डिजायर रह जाएगा, ये ड्रीम ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वांट क्या है? वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। एवरी डिजायर is not a want, but a desire can become a want if the person is in position to satisfy it. For example, if poor person win the lottery and now he's enough money to buy a car, then his desire for car will now become as a want. समझ में आया कुछ बच्चों? अगर कोई डिजायर ऐसा है जिसे आप पूरा कर ही नहीं सकते, वो वांट नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये ड्रीम, मेरा ये डिजायर एक दिन पूरा होगा क्योंकि मेरे पास ये पैसे आने की उम्मीद है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा डिजायर वांट में बदल सकता है। तो वांट क्या है? वांट एक ऐसा डिजायर है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप विलिंगनेस एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। डिमांड क्या है? डिमांड है वांट भी आपका है, आपकी विलिंगनेस भी है, आपकी एबिलिटी भी है, तो वो बनता है डिमांड।
तो डिजायर अलग है बच्चा, वांट अलग है, डिमांड अलग है। ओके, उसके बाद एक फीचर, डिमांड के कुछ फीचर्स है बच्चों। सबसे पहला कि डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई वांट आपका है जिसे आप खरीदना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, सेटिस्फाई करना चाहते हो, आप क्या देखते हो कि उस कॉमोडिटी जो मेरा वांट है उसका प्राइस क्या है। दूसरा, आज क्या प्राइस है और कल क्या होगा। मुझे कब खरीदना है, जब खरीदना है तब मैं खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, आप वो देखते हो। ओके, अब देखिए, डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, सुनिएगा। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम। Even at the same price, demand may change depending upon the time period. For example, demand for umbrellas is more in rainy season as compared to other seasons. The time frame might be of an hour, a day, a month or a year. Demand बदल सकती है अगर टाइम पीरियड बदल जाए तो। एग्जाम्पल दे रहा है अम्ब्रेलास का। रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा होती है, अदर सीजन में नहीं होती है, प्राइस चाहे सेम हो फिर भी। तो ये टाइम पीरियड का रेफरेंस है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है बच्चा, क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया कि डिमांड कौन सा कंसेप्ट है, डिमांड फ्लो कंसेप्ट है या फिर स्टॉक कंसेप्ट है, आप बोलेंगे सर डिमांड जो है, यहां आप उसको डिमांड कर ले बच्चे, जो डिमांड है वो फ्लो कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। बच्चों फ्लो क्या होता है, डिमांड फ्लो कंसेप्ट क्यों है, because demand can be measured over a period of time, not at a particular time point of time. डिमांड को आप कभी भी मेजर कर सकते हैं, यहां पे टाइम की डायमेंशंस हैं, एन आवर और डे, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनेगा बच्चों इसके ऊपर। चलो सर, अब तक डिमांड की डेफिनेशन ही चल रही है। बच्चा आपको बोला था क्लास शुरू होने से पहले कि आप लोग पहले सिर्फ पढ़ते थे, हो गया सर, चलो बाय बाय टाटा। अभी आप डिमांड को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको किसी भी कंसेप्ट में से कोई सा भी एमसीक्यू बन सकता है, नहीं पता कहां से बनेगा, जो पता है आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं बच्चों डिमांड के दो टाइप्स पे। इस पे आते हैं, डिमांड के दो टाइप्स पे। बच्चों मैं डिमांड को डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट्स में। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। बच्चा अगर एक कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर की मैं डिमांड की बात करता हूं, उसे बोलता हूं मैं इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड की बात करता हूं मार्केट के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। So we can say that कि market demand is summation of what? Market demand is summation of individual demand. अब कैसे बनेगा सर बताओ। चलो बच्चों, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड। तो जो आप डिमांड की डेफिनेशन करके आए हो अभी अभी, वही सेम डेफिनेशन आप लिखोगे इंडिविजुअल डिमांड में, क्योंकि वहां भी कंज्यूमर की बात हो रही थी। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। बच्चों फिर से, क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर से चार बातें। तो डिमांड क्या है, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है, खरीदने के एबल है, मतलब खरीद सकता है, और विलिंग भी है, और गिवन प्राइस उसको पता है क्या चल रहा है, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात भी हो रही है। अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट डिमांड क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब समझते हो ना बच्चा, गुड्स, किसी भी गुड्स की, दैट ऑल द कंज्यूमर्स, एक कंज्यूमर की बात नहीं हो रहा है, दैट ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस आर एबल टू बाय, willing to buy at each possible price at a given period of time। बस यहां कितना चेंज हुआ, यहां पे ऑल कंज्यूमर्स हमने वर्ड यूज किया, क्योंकि हम बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। मार्केट में कंज्यूमर नहीं होता, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। तो मार्केट डिमांड इज सम टोटल ऑफ, हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पे, क्या लिख सकते हैं सर, हम यहां लिख सकते हैं कि मार्केट डिमांड इट इज सम टोटल ऑफ, it is sum total of individual demand, it is sum total of individual demand। तो मार्केट डिमांड क्या होता है बोलो बच्चों,
मार्केट डिमांड इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अभी हम आते हैं कि हम डिमांड को बच्चों प्रेजेंट कर सकते हैं। आप डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो कैसे? आप डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। शेड्यूल क्या है, कर्व क्या है, ये सारी बातें करेंगे। सारी बातें करने से पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है बच्चा, वो क्या है कि डिमांड का रिलेशन किस किस डिटर्मिनेंट से, किस किस फैक्टर से है और कैसा है। वो है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जो हम आगे पढ़ेंगे। बट डिमांड का सबसे मेन कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? तो आप बोलते हो बच्चा प्राइस, क्योंकि डेफिनेशन में आपको मिला प्राइस। डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्या किसी छोटे से बच्चे से भी पूछते हैं ना कि डिमांड का रिलेशन प्राइस से क्या है, हम उसको बोलेंगे कि बेटा बोलो अगर प्राइस बढ़ेगा, बोलो बेटा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हर कोई बोलता है सर फॉल होगा, कम होगा, महंगा हो गया, हम नहीं खरीदेंगे। ये साइकोलॉजी है, नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की। प्राइस बढ़ता है डिमांड कम करता है, बोलता है डिमांड कम हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि सर मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, प्राइस कितना भी हो, वो अलग बात है। हम इन जर्नल, इन रूटीन, इन डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बोलो बच्चों, डिमांड क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा? अब तक बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम। कुछ नई बात नहीं है इसमें, समझाने का टॉपिक नहीं है बच्चों ये कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। ओके, सबको पता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन कंसेप्ट है, वो क्या हम आज पढ़ेंगे। ओके, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, आप बोलते हो सर ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। हम पूछते हैं बच्चा क्यों, क्यों प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर महंगा हो गया, हम नहीं खरीद पाएंगे। आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? मैं आपसे ये पूछता हूं। आप बोलते हो सर अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरी विलिंगनेस तो रहती है मुझे खरीदना है, लेकिन मेरी एबिलिटी कम हो जाती है, मैं खरीदने के एबल नहीं रहता हूं क्योंकि प्राइस बढ़ गया। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम था। बच्चों हर बार हर चैप्टर में एक ही बात रिपीट होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। तो प्राइस जब बढ़ता है तो मेरी इनकम लिमिटेड हो जाती है और मेरी एबिलिटी कम हो जाती है गुड्स को खरीदने की, तो ऑब्वियस मैं डिमांड नहीं कर पाता हूं। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम क्यों होता है? आप बोलते हो सर हमारी एबिलिटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। ओके, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां प्राइस इतना बढ़ जाता है कि ह्यूमन की विलिंगनेस ही खत्म हो जाती है, मेरे को नहीं खरीदना है, बहुत बढ़ गया प्राइस, मेरी वांट ही खत्म हो गई इस चीज को। अब ऐसा भी होता है, वो अलग केसेस है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं प्राइस बढ़ने से हमारी एबिलिटी को, विलिंगनेस को इंपैक्ट पड़ सकता है, वो कम हो जाती है, इसीलिए हम लोग डिमांड कम कर देते हैं। ओके, सिंपल लॉजिक है, लॉजिक से समझिए। अच्छा, अब व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, हम इस पे थे ना। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? बच्चा आप डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो, किस चीज के थ्रू? आप डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ शेड्यूल। बोले तो टेबल। शेड्यूल इज टेबल, टैबुलर प्रेजेंटेशन आप पढ़ते थे ना, शेड्यूल इज टेबल। आप डिमांड को टेबल के अलावा आप डायग्राम से यानी कर्व से भी प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज डिमांड कर्व। तो वो क्या है? वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। शेड्यूल क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, तो डिमांड शेड्यूल इज व्हाट? डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, टैबुलर प्रेजेंटेशन आप लिख सकते हो, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। अगर मैं एक डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए आप, अगर मैं एक डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करता हूं तो कैसे करूंगा? देखिए बच्चा, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों डिमांड शेड्यूल की। किसकी बोलो बच्चों? डिमांड शेड्यूल की। तो डिमांड शेड्यूल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
दूसरा हम डिवाइड करते हैं बच्चों इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, अब डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है सर, फिर से बता दो एक बार। डिमांड शेड्यूल का मतलब है बच्चा टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, अब मैं डिमांड शेड्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहली चीज, डिमांड शेड्यूल को कैसे बनाते हैं। आप पहले यह समझो कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। बच्चा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो भी टैबुलर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि शेड्यूल है, टैबुलर प्रेजेंटेशन which shows different quantity of a commodity, different quantity of a commodity at different prices, at different prices of a single consumer, of a single consumer। मतलब कि डिमांड शेड्यूल तो टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, समझ में आ गया सर। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर, जब हम बात करते हैं कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को अलग अलग प्राइस, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को, एक सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को अलग अलग प्राइस के हिसाब से शो किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है टेबल की फॉर्म में, वो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, चलो शो करते हैं। कैसे शो करते हैं बच्चा, देखो। सबसे पहली चीज बच्चों, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं, टेबल में लिखता हूं, सबसे पहले टेबल में लिखता हूं यहां पर प्राइस इन रुपीज। ओके, प्राइस इन रुपीज। उसके बाद यहां लिखता हूं क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। ओके बच्चों, मैं सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड को प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड ले रहा हूं, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए। ओके, चलो, अगर मार्केट में प्राइस मान लीजिए इंक्रीज होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर मार्केट में प्राइस 1 रुपीज है, मान लीजिए एक कंज्यूमर सिर्फ गुड्स की 10 यूनिट्स खरीद रहा था। जैसे ही मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड कम होती गई। ये हमने सीख लिया, अभी हमने सीखा। तो 8 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, आप क्या देख रहे हो कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमारे पास एक टेबल बन के आती है, एक टेबल बन के आती है, जिस टेबल को आप लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों, टेबल को आप नाम देते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि यहां पे एक कंज्यूमर की डिमांड को अलग अलग प्राइस पे प्रेजेंट किया जा रहा है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज, टेबल है बच्चा, टेबल बनी हुई यहां पे, ठीक है, विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड शो हो रही है, ये सर शो हो रही है, एट वेरियस प्राइजेस शो हो रही है, वो भी बिल्कुल शो हो रही है। एक कंज्यूमर की है, बहुत सारे कंज्यूमर की है सर, एक कंज्यूमर की है, कंज्यूमर ए, तो ये क्या बन गया बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दैट्स इट। चलो अभी हम आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। किस पे आते हैं बच्चों, मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। तो इट रेफर्स टू द tabular presentation। बच्चों schedule is always tabular presentation which shows different या various quantities of a commodity, किसी भी एक commodity की अलग अलग quantity
It refers to the tabular presentation which shows different quantity of a commodity at different prices या various prices of all consumers in the market, not a single consumer. मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? Of all consumers in the market. तो यहां पर आपको जो वर्ड चेंज हुआ वो ऑल कंज्यूमर्स आ गया मार्केट के अंदर. तो एक कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, मेनी कंज्यूमर की बात हो रही है. एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकता है. हम यहां पर एक तो नहीं लेंगे, 2 ले सकता है, 3 ले सकते हैं. चलो 2 लेके चलते हैं अपन. ठीक है. सबसे पहले आप क्या बनोगे बच्चा? प्राइस. उसके बाद लिखोगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए. उसके बाद क्वांटिटी डिमांड अगेन ऑफ कंज्यूमर बी. सर 2 क्यों ले लिए? बच्चा मार्केट में एक कंज्यूमर तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा. आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, हम 2 से समझा सकते हैं, हम 2 लेके चलेंगे. ओके. डिमांड ऑफ ए एंड बी. उसके बाद ने एक और कॉलम बनेगा दैट इज मार्केट डिमांड विच इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड दैट इज ए प्लस बी. कंज्यूमर ए की डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. या सी भी आ सकता था, डी भी आ सकता था. ओके. चलिए अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों? अब आप लोग सबसे पहले प्राइस लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब कंज्यूमर ए भी मार्केट में, कंज्यूमर बी भी मार्केट में, दोनों का रिएक्शन सेम होगा. प्राइस बढ़ने पर दोनों कंज्यूमर डिमांड को फॉल करेगा. ओके. क्योंकि प्राइस बढ़ने पे एबिलिटी कम हो जाते हैं. एक्सेप्शन अभी है, अलग है. तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए मान लीजिए बच्चों 12, 10, 8, 6, 4. कंज्यूमर बी की डिमांड अलग है थोड़ा सा, 10, 8, 6, 4, 2. दोनों की डिमांड ही कम हो रही है. प्राइस से डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है. कैसा रिलेशन है बच्चा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. हम पढ़ते थे बचपन में. ओके. दोनों को ऐड कर देंगे. 22 यूनिट्स बिकॉज ए की डिमांड इज 12, बी की डिमांड इज 10. दोनों को प्लस करेंगे. 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22. देन 18 यूनिट्स. 18 यूनिट्स के बाद बच्चों 14 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स. तो आपने क्या देखा कि यहां पर कंज्यूमर की डिमांड ए, कंज्यूमर की डिमांड बी, दोनों को प्लस करके क्या बना? बोलो बच्चों क्या बना? मार्केट डिमांड. तो आप लोग क्या देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि टेबल की फॉर्म में है. टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. क्योंकि यहां पे एक कंज्यूमर नहीं है, यहां पे मेनी कंज्यूमर है. जब मेनी कंज्यूमर हो जाता है तो क्या बन जाता है? बोलो बच्चों क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड. तो यहां पर जो आप शेड्यूल देख रहे हो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नहीं है, ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल. और जो आपने यहां बनाया था ये डिमांड शेड्यूल कौन सा था? ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? हमें ये डिफरेंस समझ में आता है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होता है वो समीशन होता है किसका? इंडिविजुअल डिमांड का. ठीक है. चलो अब ये तो हो गया आपका डिमांड शेड्यूल वाला टॉपिक. नोट्स पे आते हैं बच्चों. तो नोट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? डिमांड शेड्यूल से हमने शुरू किया था और उसी से शुरू करते हैं. तो डिमांड शेड्यूल कैन बी डिटरमाइंड बोथ फॉर इंडिविजुअल बायर्स एंड फॉर द एंटायर मार्केट ऑल्सो. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूल. सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल. चलो बच्चा जल्दी से कर चुके हैं हम ये सब. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है बच्चों? देखो आपको दिख रहा है नोट्स पे. Individual demand schedule refers to tabular statement, tabular presentation showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy, able to buy at a given price and period of time of a single consumer. Sir, what is hypothetical? Hypothetical का मीनिंग क्या होता है सर बताओ. बच्चों हाइपोथेटिकल मीन्स विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन. अपने आप एज्यूम करके क्वांटिटी डिमांड लिया है, अपने आप एज्यूम करके प्राइस लिया. हाइपोथेटिकल ये होता है. ओके. चलो तो प्राइस अपन ने क्या लिया? हम लोगों ने प्राइस लिया बच्चों 5, 4, 3, 2, 1. हियर वी आर सीइंग दैट प्राइस आर डिक्रीजिंग.
इफ प्राइस फॉल्स ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम 1 2 3 4 5 there is inverse or we can say there is negative relation between price and quantity demanded. यहां कंज्यूमर एक ही बात हो रही है, एक ही कंज्यूमर की बात हो रही है, ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा, तो व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट showing various quantity of a commodity at various prices of all the consumers. It is sum total of individual demand schedule. ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो व्हाट इज डीएम? डीएम मतलब डिमांड, मार्केट डिमांड, एम फॉर मार्केट डिफर डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी। इट मींस वी आर सीइंग दैट मार्केट डिमांड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय समिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ओके, चलो अब आते हैं अपन मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। आप देख रहे हो प्राइस फॉल हो रहा है बच्चा, प्राइस फॉल हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, ए की बी और बी की बी, दोनों को सम कर दिया, मिला आपको मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड is obtained by adding demand of households A and B at different prices. चलो जी, तो market demand schedule also shows the inverse relationship between price and quantity demand. हो गया। चलो अब आते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज डिमांड कर्व। चलो व्हाट इज डिमांड कर्व, इसकी बात करेंगे। फिर से नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स में डिमांड शेड्यूल हम बना चुके हैं, इसी से अपन बनाएंगे क्या, इससे ही बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे बच्चों? डिमांड कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिमांड कर्व। चलो डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या है सर? डिमांड कर्व, जब भी डिमांड कर्व की बात होगा बच्चा आप बोलोगे दिस इज ग्राफिकल, दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, नॉट टैबुलर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर? जब आप डिमांड शेड्यूल से उसे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो डिमांड कर्व निकल के आएगा। अभी कैसे निकल के आएगा आप देखिएगा। इन द अबव एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़ा, वहां हमने देखा, हमने एक शेड्यूल लिया कि प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा, कंज्यूमर एक ही बात हम कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व है क्या? जैसे मैंने डिमांड शेड्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, वैसे ही मैं डिमांड कर्व को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बच्चा डेफिनेशन आराम से हो जाएगा, जब आप एक बार कर्व बना लेंगे ना, डेफिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। बच्चों चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये मत सोचे बस कि मैं पहले पढ़ चुका हूं आसान है, मेरे को क्या करना है डिमांड पढ़ के। आपको बहुत सारी नई बातें ऐसी मिलती हैं जो आपको पहले नहीं पता होती हैं। आपको कहां से एमसीक्यू बनेगा आपको नहीं पता, तो आप ध्यान से सुनिए बच्चों, मन लगा के। ओके, ये मत सोचिए हमें पहले आता है, ऐसा सब कुछ आपको आता होता है ना। चलो इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। बच्चों डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपन। डेफिनेशन सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को डिफाइन कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू द टैबुलर प्रेजेंटेशन। नो सर, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर, graphical presentation. It refers to the graphical presentation of individual demand schedule. आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से ही बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, या मार्केट डिमांड शेड्यूल से बना देंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व? नहीं सर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से ही आप बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को किसी एक ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व? यस सर, बिल्कुल मिलेगा। यस सर। देखिए बच्चों, मैं यहां पर बनाता हूं एक ग्राफ में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि मैं बनाने जा रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या शेप होता है, सबकी बातें करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले आप यहां लिखते हो बच्चा ओरिजिन।
यहां लिखते हो आप क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। यहां लिखते हो आप प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। प्राइस आपने डिमांड शेड्यूल में कितना लिया था देखते हैं जरा। आपने प्राइस लिया था 1 2 3 4 5। डिमांड कंज्यूमर की फॉल हो रही थी फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 8 टू 6 टू 4 टू 2 यूनिट्स। ओके, प्लॉट करते हैं सर। सबसे पहले 1 2, आपको प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा बच्चा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए यहां पे कर्व बनाया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, कर रखा है, आता है, सिंपल है। क्या पढ़ा रहे हो सर? तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों दोबारा से, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्राइस 1 था शेड्यूल में तो डिमांड कितना था बच्चा? आप बोलोगे सर 10 यूनिट्स। ओके, 10 यूनिट्स। प्राइस जब 1 था, डिमांड था 10 यूनिट्स। आप इसको पॉइंट के थ्रू प्लॉट कर देंगे बच्चों, 10 यूनिट्स, देन 8 यूनिट्स 2 पे, देन 6 यूनिट्स 3 पे, देन 4 यूनिट्स 4 पे। जब प्राइस 5 हो गया तो आपने बोला सर 2 यूनिट्स। ओके, अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे बच्चा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगा जिसकी शेप होगी डाउनवर्ड। इस कर्व को आप नाम दीजिएगा, कौन सा कर्व सर? डी डी। डी डी मीन्स आप बोलोगे डी डी इज द नेम ऑफ कर्व, जिसे बोलते हैं हम कौन सा कर्व? आप बोलोगे डिमांड कर्व। तो सर डिमांड कर्व को डिफाइन किया हमने, ऊपर क्या लिखा था? डिमांड कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ऐसा ही है ना? अब आपसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? बच्चे बोलते हैं सर गिरी हुई होती है, नीचे होती है। बच्चे ये क्या आंसर होता है? डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? आप बोलोगे डिमांड कर्व की प्रॉपर शेप बताओगे, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या ये कंप्लीट है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कंप्लीट है? नहीं है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर वाई लेफ्ट टू राइट? बच्चा आप क्या करते हो, आपका ऑरिजिन देखिए कहां, आपका ऑरिजिन लेफ्ट साइड में होता है ना। ऑरिजिन से लेकर आप डिमांड को आगे पॉजिटिव साइड तक लेके जाते हैं, एक्स एक्सिस तक लेके जाते हैं। तो आप बोलते हो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको प्रॉपर ये शेप लिखना है। सर वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग? व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो देयर इज रीजन, हर चीजों का रीजन यहां पे है, लॉजिकल है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज वाई? आप बोलोगे बिकॉज देयर इज इनवर्स, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या आपको डायग्राम में दिखता है कि इनवर्स रिलेशन है? नहीं दिखता है तो बनाकर देखिए बच्चों। देखो यहां पर आपका प्राइस जब 1 था, आपने प्लॉट किया था 10 यूनिट्स। ओके, जैसे ही आपका प्राइस 1 से 2 गया, आप एरो लगाइए, आपका प्राइस 1 से 2 गया ऊपर की तरफ, तो आपकी डिमांड कम हो गया, 10 से 8 यूनिट्स हो गया बच्चा। फिर प्राइस बढ़ा 2 से 3, आपकी डिमांड 6 यूनिट्स हो गया बच्चों। तो आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रहे हो, आपकी डिमांड कम हो रही है, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से मूव कर रहा है। मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज शिफ्टिंग। तो डिमांड कर्व की शेप कैसी है? अभी डाउनवर्ड। अपवर्ड कर्व कैसा होता है बच्चा? अपवर्ड कर्व ऐसा होता है जिसे हम सप्लाई कर्व देखते थे ना, अभी आगे पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर, वहां प्राइस भी बढ़ती, सप्लाई बढ़ती थी। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी ध्यान मत देना इस चीज पे। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग शेप होती है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं व्हाट इज अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व। ओके, इस पे ध्यान नहीं देने का अभी। तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो, इसके बाद व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व वैसे बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। बहुत सिंपल है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहां तक सबको समझ में आ रहा है बच्चों? चलो हेडिंग डालते हैं अपन। क्या हेडिंग डालते हैं बच्चों? मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। फिर नोट से पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व डेफिनेशन, it refers to the graphical presentation, not tabular बच्चा, it is graphical presentation, graphical representation आप बोल सकते हो, of किसकी प्रेजेंटेशन सर? आप बोलोगे of market demand schedule, of market demand schedule, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये थोड़ा सा हट गया बच्चों, दोबारा लिख रहा हूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिकली, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। सर बना के दिखाओ जरा कैसा बनता है। चलो बच्चों, सबसे पहले जब आप कर्व बनाते हो, सबसे पहले चीज आप क्या देखते हो बच्चों कि आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज को कहां तक लेके जा सकते हैं। ड्रॉ करने को ऑब्वियस नहीं आएगा आपको, बट आपको पता होना चाहिए ना बच्चों। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं, आप जानते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं बच्चा? एक्स एक्सिस पे आप हमेशा लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। अगेन क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स। बच्चा वाई पे क्या लिखते हो आप? वाई पे लिखते हो प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी। अब मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए मुझे चाहिए मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आपने क्या बनाया था बच्चों? ये आपके सामने प्राइस 1 2 3 4 5 डिमांड था। ए की अलग, बी की अलग, 12 10 8 6 4। बी की डिमांड क्या थी? 10 8 6 4 2 यूनिट्स। देन मार्केट डिमांड प्लस करके निकाला था हमने, ठीक है। चलो फिर से अब एक काम करते हैं, कन्वीनियंसी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम एक मार्केट डिमांड शेड्यूल यहां भी बना लेते हैं, बहुत सिंपल छोटा सा। ओके, प्राइस 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए 12 यूनिट्स, जो ऊपर बनाया वही बना रहा हूं अगेन, 8 यूनिट 6 यूनिट 4 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी, सेम वही ऊपर वाला, 10 यूनिट्स 8 यूनिट्स 6 यूनिट्स 4 यूनिट्स 2 यूनिट्स। मार्केट डिमांड कैन बी obtained through summation of individual demand of A and B, that is 22 units, उसके बाद 18 यूनिट्स 14 यूनिट्स 10 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स। इसी को हम प्लॉट करेंगे बच्चों इस नीचे के ग्राफ में। आप देखना कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे बन के आता है। चलो शुरू करते हैं बच्चा, बहुत सिंपल है। एक नई बात बताऊंगा आपको आज मार्केट डिमांड कर्व में, आपने पहले भी पढ़ी होगी बट फिर भी रिवाइंड करना बहुत जरूरी हुआ चीजों को बच्चों। तो सबसे पहले मैं प्राइस प्लॉट कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। मार्केट डिमांड शेड्यूल में देखिए कि मार्केट डिमांड मैक्सिमम कौन से पॉइंट तक जा रही है बच्चा? आप बोलोगे 22 यूनिट्स तक, 22 यूनिट्स तक। तो आप यहां पर 3 का स्केल ले लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24, दैट्स इट। चलिए अब प्लॉट करते हैं बच्चों। सबसे पहले डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर प्लॉट करते हैं, दैट इज 12 यूनिट्स 10 यूनिट्स 8 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो 1 पे आप देखते हो कि 12 यूनिट्स है पहले ए की डिमांड, उसके बाद 2 पे 10 यूनिट्स है बच्चा, हमने 10 प्लॉट कर दिया। उसके बाद 8 यूनिट्स है बच्चों, हमने 3 पे 8 प्लॉट कर दिया। उसके बाद 6 यूनिट्स है बच्चों, हमने 6 प्लॉट कर दिया। देन उसके बाद है 4 यूनिट्स, हमने 4 प्लॉट कर दिया। तो आपको एक कर्व मिलता है, जो एक कर्व मिलता है ये आपका है कौन सा कर्व? डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए, ठीक है। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे तो हम बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ सुंदर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा स्केल के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बन जाएगा आपका। ओके, दिस इज डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए। अब बनाते हैं डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी। 10 यूनिट्स है 1 पे, हम 10 बना देते हैं, 1 पे 10 यूनिट्स। ओके, उसके बाद 10 के बाद 8 यूनिट्स है, 2 पे 8 प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 6 यूनिट्स है, हम 6 प्लॉट कर देंगे। 6 के बाद 4 यूनिट प्लॉट कर देंगे बच्चों। 4 के बाद 5 पे 2 यूनिट प्लॉट कर देंगे बच्चों। इसको आप ज्वाइन करेंगे द हेल्प ऑफ स्केल, आपको मिलेगा डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर, बोलो बच्चे, कंज्यूमर बी, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर बी।
अब मार्केट डिमांड के लिए आप क्या देख रहे हैं, 1 पे है मार्केट डिमांड 22 यूनिट्स, 1 पे 22 यूनिट्स, तो 1 पे 22 यूनिट्स प्लॉट करेंगे, देन 18 प्लॉट करेंगे, 2 पे 18, अगेन देन 14 3 पे, उसके बाद 10 4 पे, उसके बाद 6 5 पे। ठीक है बच्चा, अब इस स्ट्रेट लाइन कर्व को आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे MD, आप आराम से प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ A प्लस डिमांड ऑफ B। ये जो आपका कर्व है इसको आप बोलते हो मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व। अब इसकी डेफिनेशन पे आता हूं बच्चा। डेफिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व क्या था? मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी शेड्यूल से मैंने एक कर्व प्लॉट किया। आप क्या देखते हैं, कंक्लूजन क्या है कि सर मार्केट डिमांड भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तीनों का लॉजिक सेम है क्योंकि तीनों ही कर्व का एक ही लॉजिक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो मार्केट डिमांड भी तो डिमांड है ना, मार्केट डिमांड के अंदर भी तो बहुत सारे कंज्यूमर्स है ना, तो सबकी डिमांड फॉल ही होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उसकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, पर अगर आपसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड कर्व में, तो आप क्या बोलते हो बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड कर्व में और मार्केट डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलते हो? बच्चा सुनेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम नोट्स पे आते हैं, आप देखिएगा। सबसे पहली चीज हम थे कि व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व और व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व इज व्हाट? डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। लोकस क्या है बच्चों? ये आप देख रहे हो, यहां पे आपको लोकस में दिखाता हूं। लोकस क्या होता है? जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप लोकस बोलते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलता है ना, वो आपका डिमांड कर्व होता है। तो लोकस आप समझे, कंफ्यूज नहीं होना, लोकस क्या है। ठीक है, नया वर्ड नहीं है कुछ। तो हाँ जी, उसके बाद अब दो टाइप के डिमांड कर्व हैं आपके। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है बच्चा, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसके बाद आपको एक कर्व दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट डिमांड कर्व क्या है? Market demand curve refers to graphical presentation of market demand schedule. It is obtained by horizontal summation of individual demand curves. Individual demand curve को प्लस करके आता है मार्केट डिमांड कर्व। यहां देखिए बच्चों, ये आपका डिमांड कर्व था ए का, ये था आपका बी का, फिर आपका मार्केट का। आपने हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे जो आपकी क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, उस पे आप प्लस करते हैं। वर्टिकल नहीं बोल सकता मैं प्राइस को प्लस करके प्लॉट नहीं कर रहा कर्व, मैं डिमांड को प्लस करके प्लॉट कर रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल सबमिशन, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, और भी हो सकता था, तो आपका आया मार्केट डिमांड का। हॉरिजॉन्टली हम प्लस करते हैं। तो मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है सर? सर शेप तो सेम है कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में और डिमांड में। बट डिफरेंस क्या है सर? तो डिफरेंस क्या है बच्चा? डिफरेंस है कि मार्केट डिमांड कर्व जो होता है ना, वो फ्लैटर होता है। क्या होता है? फ्लैटर। आपने शेप पढ़ी हुई है कर्व्स की, स्टीपर, फ्लैटर पढ़ी हुई ना, तो स्टीपर फ्लैटर आपने पढ़ा हुआ है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि डिमांड कर्व इंडिविजुअल वाला और डिमांड कर्व मार्केट वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने बोला सर कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर। तो क्यों ऐसा क्या है? व्हाट इज फ्लैटर, व्हाट इज स्टीपर? बच्चा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नोट शो करता हूं। आप यहां देखिए कि आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है ना, ये वाला, आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है ये वाला, इसकी शेप देखो और उसके बाद इसकी शेप देखो, दोनों में डिफरेंस क्या दिखा आपको कि ये थोड़ा स्टीपर है। देखो आप यहां बनाते हैं,
एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, इसको आप क्या बोलते हो सर? दिस इज फ्लैटर। और ये कौन सा है? दिस इज स्टीपर। तो फ्लैटर क्या होता है? फ्लैटर इस तरह का, स्टीपर बिल्कुल खड़ा, स्ट्रेट। स्ट्रेट डिग्रीज मतलब डिग्री का फर्क होता है। 90 डिग्रीज वेरी वर्टिकल स्ट्रेट, 80 डिग्री पे आओ, 75 पे आओ, 70 पे आओ, स्टीपर है। आप जाते हो मान लीजिए 60 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, वहां स्टीपनेस कम हो जाती है। तो फ्लैटर इज व्हाट? तो फ्लैटर मार्केट डिमांड कर्व है, स्टीपर इंडिविजुअल है। क्यों है सर? ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आपने शेड्यूल में क्या देखा था? शेड्यूल में देखो आप, इंडिविजुअल डिमांड में आपका जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 यूनिट्स का। मेरे शेड्यूल में की बात कर रहा हूं मैं, 2 का चेंज आ रहा है, यहां भी 2 का चेंज आ रहा है। लेकिन मार्केट डिमांड में चेंज जो है वो 4 का क्यों है सर? क्योंकि मैंने इंडिविजुअल डिमांड को प्लस किया। जैसे जैसे मैं डिमांड को प्लस करता जाऊंगा, इंडिविजुअल डिमांड का समेशन करता जाऊंगा, तो मेरा मार्केट डिमांड में जो बीच का डिफरेंस है, जो रिस्पॉन्स है, वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चा मार्केट डिमांड का जो रिस्पॉन्स होता है ना, एज कंपेयर टू प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। प्राइस अगर 2 से 4 हो रहा है, इंडिविजुअल डिमांड अपनी कम करेगा, बट उसको मार्केट डिमांड से कंपेयर करो। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो मार्केट डिमांड का जो रिस्पॉन्स होगा वो प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट डिमांड सेंसिटिव हो जाती है एज कंपेयर टू प्राइस। इंडिविजुअल डिमांड से ज्यादा सेंसिटिव मार्केट डिमांड है। तो हल्का सा प्राइस में चेंज किया तो मार्केट में बहुत चेंज आ सकता है। तो मार्केट डिमांड का जो चेंज होता है, मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज बोलता हूं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बोलता हूं, कि मार्केट डिमांड फ्लैटर कर्व, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है? आप बोलते हो मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर बिकॉज रिस्पॉन्स, जो चेंज आ रहा है डिमांड में, मार्केट डिमांड में, रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट डिमांड इज मच मोर देन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो इंडिविजुअल डिमांड के रिस्पॉन्स से ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस, याद आया रिस्पॉन्सिवनेस इलास्टिसिटी के अंदर, उतना ज्यादा कर्व फ्लैटर होगा। देखो आपको नोट्स में दिखाता हूं, क्या लिख सकते हैं आप? मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट हैपेंस बिकॉज एज प्राइस चेंजेस, जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे जो चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज जो मार्केट डिमांड में है, वो इंडिविजुअल डिमांड के प्रोपोर्शनेट चेंज से कहीं ज्यादा है। आपने देखा अभी 4 का चेंज था मेरे शेड्यूल में, मार्केट डिमांड में, इंडिविजुअल में 2 यूनिट्स का चेंज था। तो मार्केट डिमांड का जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो इंडिविजुअल डिमांड से ज्यादा होता है, इसीलिए इंडिविजुअल डिमांड स्टीपर और मार्केट डिमांड का फ्लैटर होता है। बच्चा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, ठीक है। अब तक हमने जितनी बातें पढ़ी, बेसिक पढ़ी, और इतनी सारी बातों में नई बातें भी सीखी, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कि अगर हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। नहीं, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं आपको। तो आप चैप्टर को इस तरह पढ़िए, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे प्रोडक्शन हो या कॉस्ट हो। आपको कुछ चीजें नहीं आती होंगी पहले वाली, कुछ बहुत अच्छे से भी आती होंगी। तो आप सोच के चलें कि आप 0 से पढ़ रहे हैं, आप ABCD दोबारा पढ़ रहे हैं, तभी आप चीजों को ढंग से सुनेंगे और सारे एमसीक्यूज अच्छे से। बच्चों सारा खेल ही एमसीक्यूज का है ना, जब सारा गेम ही एमसीक्यूज का है तो क्यों ना थोड़ा वक्त इसको दे दें, क्यों ना हम समझें जो टीचर समझा रहा है आपको। चाहे कोई भी टीचर, कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चा, आपको हर चीज बेसिक से, स्क्रैच से समझनी है ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। मैं बार बार आपको ये चीज बोलता हूं, ओके। तो आज जहां तक हमने किया है उसे अच्छे से रिवाइज करना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, दैट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन पे आऊंगा मैं। तो डिमांड फंक्शन में आप क्या पढ़ेंगे कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। कुछ पॉइंट्स पुराने भी हैं, कुछ पॉइंट्स नए भी होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिमांड के फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स या डिमांड फंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। आज जितना किया है रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।